नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीरिक क्रिया, अरिहंत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गांधीनगर। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया है। उसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में मूवमेंट ऑफ द थोरेसिक केज, साथ ही में मूवमेंट ऑफ द लंग्स के बारे में डिटेल में देखा। वहाँ पे हमने सरफेक्टेंट को डिटेल में समझा और सरफेक्टेंट के फंक्शंस और उसकी डिफिशियंसी होने के बाद कौन सी तकलीफ़ें होती है या फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसको हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा। तो आज के इस लेक्चर में हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में उत्पन्न होने वाले प्रेशर्स होते हैं, दैट इज़ रेस्पिरेटरी प्रेशर, उनके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी प्रेशर से। तो दोस्तों, अब हम रेस्पिरेटरी प्रेशर्स को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, हमें पता है कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होती है उसमें दो तरह की प्रोसेस इंक्लूड की जाती है। एक होती है इंस्पायरेटरी प्रोसेस और दूसरी होती है एक्सपायरेटरी प्रोसेस। तो हम पहले इंस्पायरेटरी प्रोसेस के बारे में देखेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है कि इंस्पायरेटरी प्रोसेस में किस तरह से निगेटिव प्रेशर काम करता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे एग्जर्ट होता है उसे हमने डिटेल में समझा है। साथ ही में जब हम एक्सपायरेटरी प्रोसेस के बारे में देखा था, वहाँ पे भी हमने देखा था कि इनसाइड लंग एक अलग प्रेशर उत्पन्न होता है। तो ये प्रेशर्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत कल्पना लास्ट लेक्चर से आई है, तो उसे अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड इन द थोरेसिक कैविटी एंड लंग्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब दो तरह के प्रेशर एक्सर्ट किए जाते हैं, किस पे? थोरेसिक कैविटी में और लंग्स में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन की जब प्रोसेस चलती है उस वक्त थोरेसिक कैविटी और लंग्स में दो तरह के प्रेशर उत्पन्न होते हैं। एक होता है इंट्राप्लूरल प्रेशर, उसे हम इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कहते हैं, और दूसरा प्रेशर होता है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर और उसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी कहा जाता है। तो दो तरह के प्रेशर होते हैं, एक होता है इंट्राप्लूरल प्रेशर जिसे हम इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कहते हैं, और दूसरा जो प्रेशर होता है वो होता है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जिसे हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम इंट्राप्लूरल प्रेशर के बारे में देखेंगे। दोस्तों, हमें पता है कि जो प्लूरा होता है उसके दो लेयर होते हैं, एक होता है विसरल लेयर और दूसरा होता है पराइटल लेयर। विसरल और पराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस रहती है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, तो विसरल और पराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस रहती है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। और ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये जो प्रेशर प्रेजेंट रहता है वो प्लूरल कैविटी में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन अब हम पढ़ेंगे। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज द प्रेशर एग्जिस्टिंग इन प्लूरल कैविटी दैट इज इन बिटवीन द विसरल एंड पराइटल लेयर ऑफ द प्लूरा। जैसे मैंने अभी बताया कि विसरल और पराइटल लेयर के बीच में जो स्पेस रहती है प्लूरल कैविटी, वहाँ पे ही ये इंट्राप्लूरल प्रेशर एग्जिस्ट करता है, या यहाँ से ही वो प्रेशर एग्जिस्ट किया जाता है। तो फिर से हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज़ द प्रेशर एग्जिस्टिंग इन प्लूरल कैविटी। मतलब इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है वो प्लूरल कैविटी में रहता है, दैट इज़ इन बिटवीन द विसरल एंड पराइटल लेयर ऑफ द प्लूरा। जो कहाँ रहती है? तो वो रहती है मतलब प्लूरल कैविटी कहाँ पे रहती है? तो वो रहती है विसरल और पराइटल लेयर के बीच में। इट इज़ एक्सर्टेड बाय द सक्शन ऑफ द फ्लूइड दैट लाइंस द प्लूरल कैविटी। दोस्तों, हमें यहाँ पे दो चीज़ें समझनी है। पहली तो प्लूरल कैविटी और दूसरा प्लूरल फ्लूइड। दोस्तों, प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है और ये प्लूरल फ्लूइड का सक्शन होते रहता है। सक्शन मतलब उसे ड्रेन किया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में। उस वजह से प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, उसे हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें समझना है कि ये जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है वो प्लूरल फ्लूइड की सक्शन जो होता है उस वजह से प्लूरल कैविटी में डेवलप होता है। इट इज़ एक्सर्टेड बाय द सक्शन ऑफ द फ्लूइड दैट लाइंस द प्लूरल कैविटी। मतलब प्लूरल कैविटी में जो फ्लूइड होता है उसका सक्शन होता रहता है, मतलब उसे ड्रेन किया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, उस वजह से यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। इस प्रेशर को हम इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कहते हैं, सिंस इट इज़ एक्सर्टेड इन द होल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। क्यों इसे इंट्राथोरेसिक प्रेशर कहा जाता है? क्योंकि पूरी जो थोरेसिक कैविटी है उसके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, इस वजह से इसे इंट्राथोरेसिक प्रेशर भी कहा जाता है। तो
आगे हम देखेंगे डायग्राम। ये जो डायग्राम है यहाँ पे हम देख सकते हैं चेंजेस इन द रेस्पिरेटरी प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। मतलब जब हम इंस्पायर करते हैं और जब हम एक्सपायर करते हैं उस वक्त प्रेशर में क्या क्या चेंजेस आते हैं वहाँ डायग्राम में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंट्राप्लूरल प्रेशर और इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर दोनों प्रेशर देख सकते हैं। ज़ीरो यहाँ पे जो होता है दैट इंडिकेट्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज़ 760 mm ऑफ Hg। तो ठीक है, तो ये डायग्राम आप अच्छी तरह से देख लो, उसे हम आगे समझेंगे। तो नॉर्मल वैल्यूज़ क्या रहती है उसे अब हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी प्रेशर आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर which is 760 mm of Hg. Under physiological condition the intrapleural pressure is always negative। जैसे मैंने पहले बताया कि जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। कब? जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस रहती है तब। ठीक है, अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन हम यहाँ पे बोलेंगे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन द इंट्राप्लूरल प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा निगेटिव रहता है। तो उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या क्या रहती है उसे अब हम देखेंगे, वो निगेटिव ही रहती है। एट द एंड ऑफ द नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पिरेशन होने के बाद जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करते हैं उस वक्त वो रहता है -6 mm ऑफ Hg। तो हम इसे किसके वे में देखते हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज़ 760 -6 इज इक्वल टू 754 mm ऑफ Hg, इतना प्रेशर रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन। एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन वो कितना रहता है -2 mm ऑफ Hg। एट द एंड ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन कितना रहेगा -30। ठीक है, फोर्सफुली अगर हम एक्सपायर करेंगे तो वो रहता है -30 mm ऑफ Hg। एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन विथ क्लोज ग्लॉटिस कितना रहेगा, वो रहता है -70 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो जब हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं उस वक्त ग्लॉटिस भी क्लोज रहता है। तब हम जो प्रेशर रहता है रेस्पिरेटरी प्रेशर वो रहता है -70 mm ऑफ Hg। एट द एंड ऑफ फोर्स एक्सपिरेशन विथ क्लोज ग्लॉटिस तब प्रेशर कितना रहता है, तो यहाँ पे +50 mm ऑफ Hg इतना प्रेशर रहता है। यहाँ पे वाल्सल्वा मैन्योर नाम की एक कंसेप्ट है जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एक ही प्लस में आया है, और वो भी क्या है, अगर फोर्सफुली एक्सपिरेशन कोई करता है एट द सेम टाइम ग्लॉटिस क्लोज रहता है उस वक्त जो प्रेशर रहता है रेस्पिरेटरी प्रेशर वो रहता है +50। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ है इसे आप एक बार देख लो। जो सारी वैल्यूज़ है वो निगेटिव में है, ओनली एक वैल्यू पॉजिटिव में है, और वो भी जो कंडीशन उत्पन्न होती है एबनॉर्मल कंडीशन जिसे कहते हैं वाल्सल्वा मैन्योर। आगे अब हम देखेंगे कॉजेज़ फॉर निगेटिविटी ऑफ द इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो ये जो प्लूरा में प्रेशर होता है वो हमेशा निगेटिव क्यों रहता है उसके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो प्लूरल कैविटी इज ऑलवेज लाइंड बाय अ थिन लेयर ऑफ फ्लूइड दैट इज सिक्रेटेड बाय द विसरल लेयर ऑफ द प्लूरा। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया आपको कि प्लूरल कैविटी में एक थिन लेयर फ्लूइड रहता है। ठीक है, थिन लेयर मतलब बहुत ही पतला ऐसा फ्लूइड रहता है। उसे कौन सीक्रेट करता है, तो उसे विसरल लेयर ऑफ प्लूरा सीक्रेट करता है। तो फिर से हम देखेंगे कि प्लूरल कैविटी में एक थिन लेयर फ्लूइड रहता है जिसे सीक्रेट करते हैं विसरल लेयर ऑफ द प्लूरा। ठीक है, दिस फ्लूइड इज कॉन्स्टेंटली पम्प्ड फ्रॉम प्लूरल कैविटी इनटू लिम्फेटिक वेसल। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो सक्शन के यहाँ पे हमने रेफरेंस में इसे देखा था कि ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है दैट इज़ कॉन्स्टेंटली पम्प्ड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी इनटू द लिम्फेटिक वेसल। तो ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है लिम्फेटिक वेसल में उसे पंप किया जाता है कंटिन्यूसली। पंपिंग ऑफ द फ्लूइड क्रिएट्स द नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी। मतलब प्लूरल कैविटी से जो प्लूरल फ्लूइड है उसे कंटिन्यूसली लिम्फेटिक वेसल में भेज दिया जाता है, उस वजह से प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है या प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर becomes positive in Valsalva manure and in some pathological conditions such as pneumothorax, hydrothorax, हेमोथोरैक्स एंड पायरोथोरैक्स। ठीक है, तो कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं उनमें ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में
जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। वो नेगेटिव को क्यों होता है उसका भी हमने रीज़न देखा, क्योंकि जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका कंटिन्यू ड्रेनेज होता है कहाँ पे, तो लिम्फेटिक वेसल में। उस वजह से पंपिंग ऑफ फ्लूइड क्रिएट्स द नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी। और जो इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव कब होता है, जब कंडीशंस लाइक वाल्सरवा मैन्योर और इन सम पैथोलॉजिकल कंडीशन सच एज न्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स और पायोथोरैक्स, ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशंस में ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है। दोस्तों, इस इंट्राप्लूरल प्रेशर को मेजर किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है उसे दो तरीके से मेजर किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो मैं आपको समझाता हूँ डायरेक्ट मेथड में क्या प्रोसीजर अप्लाई करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड में कौन सी प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड के बारे में देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर काउंट करना है उसे, या उसका डिटर्मिनेशन करना है, उस वक्त क्या किया जाता है। तो एक नीडल इंट्रा प्लूरल कैविटी में इंसर्ट की जाती है और वो नीडल का दूसरा कनेक्शन जो रहता है वो अटैच रहता है मर्क्यूरी मैनोमीटर से, और वहाँ पे नीडल के द्वारा हमें पता चलता है कि कितना प्रेशर है वहाँ पे, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट मेथड होती है उसमें क्या किया जाता है, तो थ्रू इसोफेगस एक बलून इंसर्ट किया जाता है हमारे इसोफेगस में, और उसका दूसरा जो एंड होता है वो मैनोमीटर से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से वो काउंट करते हैं, तो उसे हम अब पढ़ेंगे। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, इन डायरेक्ट मेथड द इंट्राप्लूरल प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ नीडल इनटू द प्लूरल कैविटी। मतलब प्लूरल कैविटी में नीडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड कनेक्टिंग द नीडल टू द मर्क्यूरी मैनोमीटर, और जो दूसरा एंड होता है नीडल का उसे मर्क्यूरी मैनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, नीडल को डायरेक्टली प्लूरल कैविटी में इंसर्ट किया जाता है और वो जो दूसरा एंड होता है उसे मर्क्यूरी मैनोमीटर से अटैच किया जाता है, और उसके बाद जो रीडिंग्स आते हैं उनसे हम ये इंट्राप्लूरल प्रेशर को काउंट कर सकते हैं। और दूसरी जो मेथड है उसमें इनडायरेक्ट मेथड इंट्राप्लूरल प्रेशर इज मेजर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द इसोफेजियल बलून विच इज़ कनेक्टेड टू द मैनोमीटर। जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें इंट्राप्लूरल प्रेशर काउंट करने के लिए इसोफेजियल बलून इंसर्ट किया जाता है वाया इसोफेगस। ये बलून इंसर्ट किया जाता है और दूसरा उसका जो एंड रहता है वो अटैच रहता है मैनोमीटर से, और उसके द्वारा वो इनडायरेक्टली ये प्रेशर इंट्राप्लूरल प्रेशर काउंट करते हैं, ठीक है। तो हमने दो प्रोसीजर यहाँ पे देखी, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरी इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इंट्राप्लूरल प्रेशर इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू द प्रेशर एग्जिस्टिंग इन द इसोफेगस। मतलब इसोफेगस में जिस तरह से प्रेशर होते हैं उसके ही इक्विवेलेंट ये इंट्राप्लूरल प्रेशर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, तो उसे अब हम डायग्राम में देखेंगे। तो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द इंट्राप्लूरल प्रेशर यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पे लंग्स बताए हैं और यहाँ पे इंट्राप्लूरल कैविटी में यहाँ पे नीडल इंसर्ट की गई है और उसका दूसरा एंड ये मैनोमीटर से अटैच है। तो उसके द्वारा हम डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर करते हैं। और ये जो दूसरी डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर किया जा रहा है। यहाँ पे जो बलून इंसर्ट किया है वो इसोफेगस में, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे बलून है वो इंसर्ट किया है थ्रू नेजल रीजन यहाँ पे इसोफेगस में, और यहाँ पे बलून है और वो इनडायरेक्टली प्रेशर काउंट करेगा। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर डायग्राम में समझे। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ द इंट्राप्लूरल प्रेशर के बारे में देखेंगे। थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी साइकिल इंट्राप्लूरल प्रेशर रिमेन्स लोअर दैन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। मतलब पूरी रेस्पिरेटरी जो साइकिल होती है या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये जो रेस्पिरेटरी पूरी साइकिल होती है उनमें इंट्राप्लूरल प्रेशर जो रहता है वो हमेशा कम रहता है इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर से, ठीक है। तो ये फिर से पढ़ेंगे। थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी साइकिल इंट्राप्लूरल प्रेशर रिमेन्स लोअर दैन इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। दिस कीप्स द लंग्स ऑलवेज इन्फ्लेटेड। उसकी वजह से हमारे लंग्स जो रहते हैं वो ऑलवेज इन्फ्लेटेड, मतलब हमेशा अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इंट्राप्लूरल प्रेशर के जो
इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके इंट्राप्लूरल प्रेशर के दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ द लंग। दोस्तों हमें पता है कि लंग्स की कोलैप्सिंग टेंडेंसी होती है, उसे प्रिवेंट करने में ये इंट्राप्लूरल प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर इन द थोरेसिक रीजन द लार्जर वेन्स एंड वेना केवा आर एनलार्ज, दैट इज डायलेटेड। थोरेसिक कैविटी में पूरा नेगेटिव प्रेशर होता है और ये नेगेटिव प्रेशर रहने की वजह से जो लार्जर वेन्स होती है और वेना कैवा जो होता है वो ऑलवेज एनलार्ज रहते हैं, दैट इज डायलेटेड रहते हैं, ठीक है। ऑल्सो द नेगेटिव प्रेशर एक्ट्स लाइक सक्शन पम्प एंड पुल्स द वेनस ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द हार्ट अगेन ग्रेविटी, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में नेगेटिव प्रेशर रहने की वजह से इट एक्ट्स लाइक सक्शन पम्प, मतलब सक्शन पम्प जैसा ये एक्ट करता है और उस वजह से जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में या लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है या जो वेनस ब्लड होता है उसे पुल करने में वो मददगार साबित होता है और पुल करके वो हार्ट में उसे लाता है। तो उसे हम फिर से पढ़ेंगे। द नेगेटिव प्रेशर एक्ट्स लाइक द सक्शन पम्प एंड पुल्स द वेनस ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द हार्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड है उसे हार्ट तक लाने के लिए ये नेगेटिव प्रेशर मददगार साबित होता है। दस द इंट्राप्लूरल प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेनस रिटर्न, सो इट इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेटरी पम्प फॉर वेनस रिटर्न, ठीक है। तो ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है वो वेनस ब्लड को रिटर्न लाने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, उस वजह से इसे क्या कहा जाता है, तो रेस्पिरेटरी पम्प फॉर वेनस रिटर्न। तो ये जो निगेटिव प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से इसे रेस्पिरेटरी पम्प फॉर वेनस रिटर्न भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक सब समझ में आते होंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है, हम जनरली इसे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप इसे पढ़ो, समझो, कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे डायरेक्टली पूछो। तो हम यहाँ पे हम रुकेंगे। थैंक यू।